हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर और लास्ट चैप्टर 10 को करेंगे, जिसकी थीम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने लास्ट वीडियो तक जो भी पढ़ा है वह प्राचीन राजनीतिक विकास था। हमने वहाँ बहुत सारे शासकों के बारे में जाना, जैसे कि चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, पल्लव, चालुक्य, हर्षवर्धन और अन्य शासक। और आज हम अब उनके समय के आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे। उस समय के शासकों ने कैसी इमारतों का, चित्रों का तथा किताबों का निर्माण करवाया, उन सब के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। हमारा लेसन स्टार्ट होता है मरुदसामी और लौह स्तंभ। मरुदसामी यह छात्र जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। वह कहता है, मैं अपने इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगा। तो आइए हम भी लौह स्तंभ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, यह लौह स्तंभ है, जो कि महरौली दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर, वजन है 3 टन से भी ज़्यादा। निर्माण हुआ 1500 साल पहले। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसका निर्माण इतने साल पहले हुआ, लोहे का बना हुआ है, खुले में खड़ा है, पर फिर भी अभी तक इस पर जंग नहीं लगी। इसका निर्माण जो है चंद्र नाम के एक शासक ने करवाया, जो कि गुप्त वंश के थे। इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है इस पर खुद एक अभिलेख से। नेक्स्ट आता है धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। हड़प्पावासी, जिनके बारे में हमने जाना था कि वे कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। इसलिए उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो लौह युग से संबंध रखते हैं। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, जिसमें खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा शामिल है। नेक्स्ट हम जानेंगे ईंट और पत्थरों की इमारतें, जिसमें शामिल है स्तूप और मंदिर। आइए देखते हैं स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप जो हैं वो आकार में अलग अलग तरह के होते हैं, कभी गोल आकार के, तो कभी लंबे आकार के, तो कभी स्तूप बड़े या छोटे आकार के होते हैं। पर इनके आकार में विभिन्नता होने के कारण भी इन सब में एक समानता है। वह समानता क्या है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में क्या होता है? इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे कि दांत, हड्डियां या राख, या उनके द्वारा प्रयोग कोई भी चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के इसके अंदर रखे जाते हैं। किसके अंदर? एक डिब्बे के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। धातु मंजूषा काफी इंपॉर्टेंट है। यह किससे रिलेटेड है, क्या होता है? नेक्स्ट होता है प्रारंभिक स्तूप। देखिए, प्रारंभ में स्तूप ऐसे नहीं बनाए जाते थे। प्रारंभ में स्तूप बनाए जाते थे धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी के एक टीले के रूप में। उसके बाद क्या हुआ? टीले को ईंटों से ढकने लगे और उसके बाद में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाने लगा। ये 3 तरह के धीरे धीरे विकसित होने लगे हैं स्तूप। जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह स्तूप का ही चित्र है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पथ कैसा? वृत्ताकार। नेक्स्ट आता है वेदिका। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं।
वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं। रेलिंग और तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। नेक्स्ट आता है अमरावती। अमरावती में भी कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था और इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर, पत्थरों पर चित्र उकेरे जाते थे। सांची का महान स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, इस स्तूप का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के समय से है, कि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। नेक्स्ट आते हैं मंदिर। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है गर्भगृह। गर्भगृह जिसमें मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भगत जो हैं वो पूजा करते हैं। गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए, जैसा कि भीतर गांव के इस चित्र में देख पा रहे हैं, मंदिरों के सबसे ऊपर काफी ऊंचाई तक उसका निर्माण किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, शिखर जिसे बोला जाता है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। यह एक सभागार होता है जहां लोग इकट्ठा होते हैं। तो इस प्रकार हमने मंदिरों के बारे में 3 चीजों को जाना, जिसमें गर्भगृह, शिखर और मंडप शामिल है। और स्तूपों में हमने धातु मंजूषा, प्रदक्षिणा पथ तथा वेदिका के बारे में जाना। नेक्स्ट आता है महाबलीपुरम और ऐहोल। ऐहोल जो कि चालुक्यों की राजधानी था। महाबलीपुरम पल्लवों के राज्य में शामिल था। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। जो ये चित्र देख पा रहे हैं, यह है महाबलीपुरम का एकाशिम मंदिर। ये वाला जो चित्र है वो तो है उत्तर प्रदेश के भीतर गांव के एक आरंभिक मंदिर का, और यहाँ जो आप चित्र देख पा रहे हैं वो है महाबलीपुरम का एकाशिम मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को त्रास कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाशम कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न है। जो ये वाला जो चित्र देख पा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के भीतरगाम का, और ये जो है वो महाबलीपुरम के काशी मंदिर का, ये दोनों को बनाने की जो प्रक्रिया है वह दोनों की ही अलग है। इनमें जो मंदिरों का निर्माण किया जाता है उन और उत्तर में जो मंदिरों का निर्माण किया जाता है, उन दोनों के मंदिरों का निर्माण करने की शैली, बनावट अलग अलग तरह की है। वहाँ अलग तरह के मंदिर बनाए जाते हैं, यहाँ अलग तरह से मंदिर बनाए जाते हैं। देखिए जो एकाशिम जो मंदिर है उसको कैसे बनाया गया। तराश कर बनाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे की क्रम में काटते हैं, पर जो उत्तर प्रदेश का जो भीतरगाम है का मंदिर है उसको कैसे बनाया गया, ईंट के ऊपर ईंट रखकर नीचे से ऊपर के क्रम में से बनाया गया। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। देखिए ये जो आप चित्र में देख पा रहे हैं ये है ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो कि साउथ में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है स्तूप तथा मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे। देखिए अभी तक हमने जाना कि स्तूप में ये चीज़ें होती थी और मंदिर में ये चीज़ों का निर्माण किया जाता था। अब उनको किस तरह बनाया जाता था उनके बारे में हम यहाँ जानेंगे। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। धन भी काफ़ी खर्च होता था। धन कौन देता था? ज़्यादातर राजा और रानी। पहला काम मंदिर बनाने में क्या आता है, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता है। सबसे पहले ये होता है। फिर मंदिर या स्तूप के लिए जो स्थान निश्चित किया गया है उस स्थान पर उन शिलाखंडों को पहुंचाना होता है। फिर पत्थरों को काट छांट कर त्रासने के बाद खंभों, दीवार की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार देना होता है। फिर इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। ये हमने जाना मंदिर व स्तूप निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले अच्छे पत्थर ढूंढे गए, शिलाखंडों को खोदकर बाहर निकाला गया। जहाँ सोचा गया कि यहाँ मंदिर व स्तूप बनाने हैं वहाँ तक उन शिलाखंडों को लाया गया। फिर क्या हुआ, उन्हें व्यस्त आकार प्रदान किया गया जैसा आकार उन्हें देना है।
फिर उनके बाद उन्हें उनकी जगहों पर लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले जो भक्त थे, जो उपहार लाते थे, उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे कौन लेके आया? हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों का एक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। और भी लोग अन्य खर्च देते थे ये चीज़ें बनवाने के लिए, जिनमें व्यापारी, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई अन्य स्त्री पुरुष भी शामिल हैं, जिनके नाम खंभों पर या रेलिंगों पर लिखे मिलते हैं। ये जो चित्र देख पा रहे हैं, यह है उड़ीसा का जैन मठ। देखिए, जो कि एक पहाड़ी को खोदकर 2 मंजिला इमारत के रूप में बनाया गया है। इन कमरों में जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र है, जिसमें गुफाओं की खुदाई करते हुए दिखाया गया है, कैसे ये गुफाएं बनाई जाती थी। कला, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।